निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 15 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। आज जो आर्टिकल्स हमने सेलेक्ट किए हैं वह एडिटोरियल पेज से है, पेज नंबर 6 और 7। आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 6 के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से, जिसमें कि हाल में ही कुछ राज्य सरकारों के द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर इसमें चर्चा और चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। कोविड-19 महामारी की अगर बात करें तो इससे एक लोक स्वास्थ्य का संकट तो उत्पन्न हुआ ही है, साथ ही इससे अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई पैदा हो गई है। काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि वर्कर्स अपने घरों को, अपने नेटिव स्टेट्स को पैदल वापस लौट रहे हैं, क्योंकि शहरों में और दूसरे राज्यों में खाने की, आवास की और चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है। पर्याप्त रूप से ये सुविधाएं उपलब्ध राज्य सरकारों के द्वारा माइग्रेंट वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को नहीं कराई गई, जिसके कारण कि उन्हें मजबूरन वापस अपने राज्यों, अपने शहरों, गाँवों को लौटना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी एम्प्लॉयर्स जो हैं, यानी कि उद्योग, उनका मानना है कि लेबर लॉज में, श्रम कानूनों में और अधिक छूट दी जानी चाहिए, जिससे कि उत्पादन, विनिर्माण और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए और अधिक जॉब क्रिएशन हो, यानी रोजगार सृजन हो सके। उनके इसी मांग को मानते हुए कई राज्य सरकारों ने उद्योगों को कई सारे श्रम कानून के प्रावधानों के पालन करने से छूट दे दी है। उदाहरण के लिए अगर हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की बात करें तो कई सारे महत्वपूर्ण श्रम कानून, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम है, या न्यूनतम वेतन एक्ट है, तो इन सारे प्रोविजन से उन्हें छूट अलग अलग तरीके से राज्य सरकारों के द्वारा दी गई है। आर्टिकल में, लेख में लेखकों ने कहा है कि इस प्रकार के कदम जो है एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में लेसे फेयर मतलब अबंध नीति को इंट्रोड्यूस करते हैं। अबंध नीति वैसी नीति को कहते हैं जहां पर कि पूंजीपतियों और पूंजी को बाजार में, अर्थव्यवस्था में कार्य करने की खुली छूट होती है। शर्त और नियम को तय करने की खुली छूट होती है बाजार को। तो इसमें श्रमिकों को हमेशा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो हमेशा अपने हित को ध्यान में रखते हुए जो औद्योगिक संबंध के शर्त और नियम हैं, अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह निर्धारित करते हैं। तो लेसे फेयर, अबंध नीति जो है अर्थव्यवस्था में, इससे एक प्रकार से संगठित मजदूरों के लिए भी एक कराबद्ध श्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इंडेंटर्ड लेबर की फिर से एक प्रणाली स्थापित हो जाएगी, जो कि हम कॉलोनियल टाइम में, यानी ब्रिटिश काल में भारत में देखा करते थे, जहां पर कि श्रमिकों को मजबूरन कार्य करने के लिए उद्योगों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा मजबूर किया जाता था, बलपूर्वक उन्हें कार्यों में लगाया जाता था। तो इंडेंटेड लेबर यानी कराबद्ध श्रम की स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है, अगर इन श्रम कानूनों में राज्य सरकारों के द्वारा जो बदलाव लाए गए हैं वह पालन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हुए इस लेख में कहा गया है कि भारत में जो लेबर लॉज हैं, श्रम कानून हैं, यह श्रमिकों के संघर्ष की उपज है। यानी कि औपनिवेशिक काल से ही, औपनिवेशिक ऑपरेशन के कारण, शोषण के कारण, श्रमिकों और मजदूरों के संघर्ष के बाद, उनके संघर्ष के ऐसे आंदोलनों की उपज यह श्रम कानून है। श्रमिकों का यह जो अपना मूवमेंट होता था श्रम कानूनों को लेकर, वह फ्रीडम मूवमेंट में भी, यानी स्वतंत्रता आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था, और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध यह उनका एक मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन को भी बहुत बल देता था। 1920 के दशक से ही अगर हम बात करें तो भारत में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से श्रमिकों के द्वारा बेहतर कार्यस्थल की स्थितियों की मांग की जाती रही है, जिसके कारण कि ब्रिटिश सरकार को रॉयल कमीशन ऑन लेबर, यानी श्रम पर रॉयल कमीशन स्थापित करने को, नियुक्त करने को मजबूर होना पड़ा। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1935 में दी, जिसके कारण 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी कई सुधार लाए गए, भारतीयों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया और उसके कारण श्रम कानूनों को और ज़्यादा लेबर फ्रेंडली बनाया गया, जिससे कि श्रमिकों को अधिक लाभ मिल सके। तो यह ब्रिटिश काल, उपनिवेशिक काल का जो लेबर मूवमेंट के बारे में एक चर्चा इस आर्टिकल में थी।
स्वतंत्रता के बाद के भारत में लोकतंत्र के माध्यम से और संसदीय प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों को और गरिमा और सम्मान प्रदान करने का कार्य किया गया। और हम ऐसा इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक विधायी प्रणाली के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा संसद समय समय पर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कानून को बनाता रहा है। अगर हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण कानून की बात करें जो इस आर्टिकल में जिनका उल्लेख किया गया है, तो फैक्ट्रीज अधिनियम जिसमें कि 8 घंटे वर्क शिफ्ट की बात है, साथ ही ओवर टाइम पेमेंट, ओवर टाइम वेतन, अगर कार्य अवधि 8 घंटे से अधिक समय से के लिए श्रमिक जो है कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम मिलेगा। साथ ही साप्ताहिक छुट्टी, वीकली ऑफ, और स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा के उपाय संबंधी सुरक्षा जो है प्रतिबद्धताएं फैक्ट्रीज अधिनियम में श्रमिकों के लिए दी गई हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, तो इसमें विवादों के लिए मतलब वेतन संबंधी या अन्य विवादों के निपटारों के लिए श्रमिकों की सहभागिता और वार्ता के द्वारा ऐसे समस्याओं के समाधान और निपटारे का प्रावधान है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन, श्रमिकों की भागीदारी विवादों के निपटारे में इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। न्यूनतम वेतन अधिनियम की अगर हम बात करें, मिनिमम वेजेज एक्ट, तो इसके द्वारा एक न्यूनतम वेतन का प्रावधान होता है जिसमें कि कम से कम श्रमिकों की आजीविका जो है वो सब्सिस्टेंस चल जाए, यानी कि उस लेवल से नीचे सब्सिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। सब्सिस्टेंस का तात्पर्य है कि एक गरिमापूर्ण व्यक्ति की आजीविका उस वेतन से नीचे नहीं चल पाएगी। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम में कम से कम उस मिनिमम वेज का प्रावधान देकर श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का, उनके आय को सुरक्षित करने का प्रावधान दिया गया है। तो इन कानूनों के माध्यम से भारतीय संसद ने समय समय पर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान एक लोकतांत्रिक कानून बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से किया है। इसके साथ अगर हम संविधान के लिए बात करें तो राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इसके अंदर भी प्रावधान और कई सारे एश्योरेंसेस जो हैं वह श्रमिकों को दिए गए हैं। आर्टिकल 21 और 23, अनुच्छेद 21 और 23 की बात करें जो कि राइट टू लाइफ और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदत्त करता है। और यह अधिकार, मौलिक अधिकार श्रमिकों को भी मिले हुए हैं। तो जिसके कारण से कि राइट टू लाइफ, जीवन का जो अधिकार है, उसके लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ वेतन की आवश्यकता होती है। सेफ वर्किंग कंडीशंस यानी सुरक्षित कार्यस्थल पर स्थितियों की आवश्यकता होती है, सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो एक जो है संवैधानिक ढांचा भारत के कानून और संविधान दोनों के माध्यम से श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। यह आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति की चर्चा आर्टिकल में की गई है। इसमें यह बताया गया है कि संसद द्वारा कार्यपालिका को यानी एग्जीक्यूटिव को किसी भी प्रकार का ब्लैंकेट एग्जेम्पशन पावर नहीं है। ब्लैंकेट एग्जेम्पशन पावर का मतलब कि वह पूर्ण रूप से इन कानूनी प्रावधानों और श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों से उद्योगों को पूर्ण रूप से छूट नहीं दे सकते। कार्यपालिका को संसद के द्वारा ये शक्ति नहीं दी गई है, इसलिए क्योंकि इन कानूनों के जो अंतर्निहित संवैधानिक लक्ष्य हैं तो इनको सुरक्षित करना संसद का प्रमुख ध्येय रहा है। इसलिए अभी जो कार्यपालिका राज्य सरकारों के द्वारा ऐसे कानूनों से उद्योगों को छूट देने की बात की जा रही है, उसकी आलोचना इस आर्टिकल में की गई है। अब उदाहरण के लिए जैसे बताया गया है कि फैक्ट्रीज अधिनियम में सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस कानून से उद्योगों को छूट पब्लिक इमरजेंसी के ही समय दे सकते हैं, यानी कि लोक आपातकाल के ही समय दे सकते हैं। जैसे कि युद्ध की स्थिति हो, उसमें स्थितियां भी स्पष्ट बताई गई हैं स्पेसिफिक रूप से, या फिर बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक किसी प्रकार की गड़बड़ी हो देश के अंदर, तो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के ही समय, जिसको कि पब्लिक इमरजेंसी यानी कि सार्वजनिक आपातकाल का समय माना गया है फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत, उसी परिस्थिति में सरकार उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को इस कानून से छूट दे सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के लेबर लॉज में ऐसे छूट का जो कदम लिया गया है उसके लिए कोई वैधानिक सपोर्ट भी नहीं है, उनके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन, स्टैट्यूटरी संविधिक सपोर्ट भी नहीं है। अगर हम लेबर की बात करें तो यह एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी यह समवर्ती सूची में
आता है। संविधान के समवर्ती सूची में श्रम अंकित है और ज़्यादातर जो श्रम संबंधित कानून हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। राज्य सरकारों को इन केंद्र के द्वारा पारित किए गए, लागू किए गए कानूनों को समाप्त कर देने का या इनसे छूट देने का पावर, उनकी शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पूर्व के एक फैसले में, निर्णय में कहा है कि इस प्रकार के कानून में कोई भी परिवर्तन जो है वह वार्ता के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया या कानून में बदलाव लाकर ही किया जा सकता है। तो कानून में बदलाव लाने के लिए जो संसदीय प्रक्रिया है कानून बनाने की, उसके माध्यम से बदलाव किया जा सकता है, या नेगोशिएशंस के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी श्रमिकों के बीच में, ट्रेड यूनियंस और उद्योगों के बीच में नेगोशिएशंस के माध्यम से सेवा की स्थितियों में बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। राज्य सरकारों के द्वारा पारित किए गए आदेश और अध्यादेश इस प्रकार से इस आर्टिकल में बताया गया है कि अलोकतांत्रिक हैं और संविधान के भी विरुद्ध हैं, जिसके कारण श्रमिकों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा दोनों संकट में पड़ सकती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा इस संदर्भ में, क्योंकि जब आय कम होगा और कार्यस्थल पर जब स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सुविधाएं कम कर दी जाएंगी तो इसका सीधा प्रभाव श्रमिकों पर और उनके परिवारों पर पड़ेगा। पूंजी और श्रम की अगर हम बात करें तो बाजार में पूंजी और श्रम के बीच में मोल भाव का एक असमान पावर इक्वेशन होता है, यानी कि शक्ति संतुलन होता है। इस प्रकार के कानूनों से, यानी फैक्ट्रीज एक्ट या इस प्रकार के जो लेबर वेलफेयर के कानून हैं, इससे श्रम को गरिमा भी मिलती है और साथ ही पूंजी और श्रम के बीच में जो एक बैलेंस है, संतुलन है, वो भी बना रहता है। अगर ऐसे कानून सरकार के द्वारा ना बनाए जाएं तो पूंजी और पूंजीपतियों के पक्ष में बाजार की व्यवस्था काफी अधिक झुक जाएगी और जिससे श्रमिकों को नुकसान पहुंचेगा। सरकारों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह एक प्रकार से न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करें कार्यस्थलों पर, और साथ ही जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, मातृत्व संबंधी जो सुविधाएं हैं, लाभ हैं, वह भी श्रमिकों को सुनिश्चित कराएं। तो राज्यों को सरकारों को अपने इस संवैधानिक दायित्व का पालन करना चाहिए। इस आर्टिकल में इस चीज के ऊपर प्रकाश डाला गया है। महामारी का बहाना बनाकर लेबर लॉज में छूट नहीं दिया जा सकता। इसमें एक कंक्लूजन के रूप में इस बात को रखी गई है कि महामारी के भी समय में लेबर लॉज में आप पूर्ण रूप से छूट नहीं दे सकते, सरकारें पूर्ण रूप से छूट नहीं दे सकती और श्रमिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तो यह कहाँ पर महत्वपूर्ण है? तो यह आर्टिकल आपके भारतीय अर्थव्यवस्था पेपर 3 सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री की जब बात की जाए, उद्योग की बात की जाए, तो वहाँ पर आप श्रमिक और उद्योग के बीच में जो लेबर रिलेशन होता है, संबंध होते हैं, उस संदर्भ में आप इन बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2 की बात करें तो उसमें भी यह आपसे वीकर सेक्शन से जोड़ के प्रश्न पूछा जा सकता है श्रमिकों के कल्याण के लिए। खासकर प्रवासी मजदूरों की आज के समय में जो स्थिति है, जो उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है, वे एक सुभेद वर्ग के रूप में दिखते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपसे मार्जिनल सेक्शन या वीकर सेक्शन से संबंधित प्रश्न सामान्य अध्ययन पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है और पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। तो उन बिंदुओं से आप जोड़कर इस आर्टिकल के जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि इसमें दी गई है आपको, ब्रिटिश काल के टाइम पे लेबर और इंडस्ट्रीज का रिलेशन, इसके बारे में जो इसमें कुछ सूचना बताई गई है, इसका उपयोग आप इतिहास के भी प्रश्न में जब भारत में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की चर्चा करें तो वहां पर श्रम संबंधी जो स्थिति थी उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो यह आपके ज्यादातर पेपर 1, 2, 3 तीनों से यह जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है। इसके अलावा अगर पॉलिटी में हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संदर्भ में किस प्रकार से राज्यों के ऊपर एक संवैधानिक दायित्व बनता है समाज के हर वर्ग तबके के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, तो आप वहां पर भी इस आर्टिकल के जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पर ही एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि स्टेट और सेंटर के फाइनेंसेस से मुख्य रूप से राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर है।
इसमें जीएसटी के बाद जो राज्यों को अपने वित्तीय प्रबंधन और राजस्व के सृजन करने में संकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मुख्यतः इस आर्टिकल में उसके ऊपर फोकस है। इसमें बताया गया है कि जीएसटी रेजिम के कारण, जीएसटी व्यवस्था के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हुई है और महामारी के काल में विशेषकर उन्हें स्वयं से संसाधन सृजित करने की जो उनकी क्षमता है वह भी प्रभावित हुई है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे जो लागू किया गया था तो सहकारी संघवाद के एक प्रमुख मील के पत्थर के रूप में इसकी चर्चा की जा रही थी। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक माइलस्टोन सिद्ध होगा, साबित होगा और इससे पूरे देश का एक आर्थिक एकीकरण भी होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी पूरे देश का होगा, जिससे इसके अंदर जो मूलभूत भावना थी कि राज्य आपस में मिलकर जैसे एक माला की मोतियां होती हैं, पल्स ऑन अ स्ट्रिंग, वैसे मिलकर एक माला का स्वरूप धारण करेंगे जिसमें कि हर एक मोती का अपना अपना महत्व होगा। तो इस प्रकार से एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की परिकल्पना की गई थी। परंतु अगर हम वर्तमान में देखें तो एक तरीके से यह राज्यों के द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली रिसोर्सेस रेज करने के लिए, यानी संसाधन की व्यवस्था करने की जो उनकी शक्ति है उसका उन्हें सरेंडर करना पड़ा, यानी वह उन्हें गंवाना पड़ा और अभी वर्तमान में वह अपने वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, फाइनेंशियल नीड्स के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, वह उनके डिपेंडेंट है। अगर हम राज्यों के संसाधन को रेज करने के शक्ति के बारे में या क्षमता के बारे में बात करें तो वह राज्यों के द्वारा खुद के कर लगाए जाते हैं, टैक्स, और इसके साथ ही जो केंद्र का भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होती है। तो दोनों मिलाकर राज्य के संसाधन के लिए एक वित्तीय संसाधन के रूप में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम अमीर राज्यों की बात करें, धनी राज्यों की बात करें जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, तो इनका 70% से भी ज़्यादा राजस्व जो है यह अपने राज्य की सीमा के अंदर लगाए गए करों से आता है। इसका मतलब कि राज्यों के द्वारा स्वयं लगाए गए करों के माध्यम से अधिक संसाधन सृजित होता है, जो कि जीएसटी के समय ऐसी व्यवस्था अब नहीं रह गई है। इन राजस्व में आधे से भी ज़्यादा वस्तु और सेवा की बिक्री से होता है। राज्य के अंदर, राज्य की सीमा के अंदर वस्तु और सेवा की जो बिक्री होती है तो लगभग आधे से अधिक राजस्व इससे आता है। और लगभग आधा जो और राजस्व है यह पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली, अल्कोहल, शराब, भूमि के पंजीकरण संबंधी शुल्क, ये सब मदों से आता है। तो राज्य का जो राजस्व है उसका एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम जीएसटी के पूर्व में राज्यों की वित्तीय क्षमता के बारे में चर्चा करें तो प्राकृतिक आपदा के केस में, प्राकृतिक आपदा के मामलों में जहां पर उन्हें पुनर्वास संबंधी कार्य करने के लिए और वित्तीय साधन की आवश्यकता होती थी तो वह एडिशनल रिसोर्सेस यानी अतिरिक्त संसाधन सृजित कर पाते थे। किस प्रकार से? तो वस्तु और सेवाओं के ऊपर सेल्स टैक्स को बढ़ाकर। तो उनके पास एक यह विकल्प होता था कि ऐसे आपदा के समय में अपनी वित्तीय संसाधन क्षमता को बढ़ा पाएं। जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों ने अपनी इन वित्तीय शक्तियों को सैक्रिफाइस किया और उन्हें लगा कि इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, टैक्सेशन में, कराधान में और ज़्यादा दक्षता आएगी और टैक्स बुआयंसी बढ़ेगा, यानी कि टैक्स कलेक्शन की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जीएसटी के रोल आउट होने के 3 वर्ष के बाद भी इन दोनों पक्षों के ऊपर संतोषजनक परिणाम नहीं आए हैं। जीएसटी की अगर हम बात करें तो राज्यों को स्वयं के राज्य के अंदर यानी कि खुद की सीमा के अंदर जो कर राजस्व संग्रहित किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी होती है, परंतु इन फंड्स के लिए उन्हें केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। यानी उनके राज्य की सीमा के अंदर भी जो कर संग्रहित होते हैं जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत, तो उसमें उनकी हिस्सेदारी जो होती है उसके लिए उन्हें केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। केंद्र सरकार समय समय पर फंड रिलीज कर जो राज्यों का इंटाइटलमेंट है जीएसटी व्यवस्था के अंदर, वह इंटाइटलमेंट्स उन्हें प्रदान करता है। जीएसटी व्यवस्था में साथ ही राज्यों को एक मिनिमम टैक्स रिवेन्यू 5 वर्ष की अवधि तक प्रति वर्ष एक न्यूनतम कर राजस्व भी केंद्र के द्वारा देने का वादा किया गया था।
इसकी गारंटी की गई थी जीएसटी व्यवस्था में। लेकिन अगर हम इन दोनों प्रॉमिसेस की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान महामारी के समय भी देखा जा रहा है कि इन दोनों वादों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया गया है। राज्यों का जो खुद का शेयर उनके सीमा के अंदर जो संग्रहित कर है वह भी केंद्र सरकार के द्वारा टाइमली नहीं दिया जा रहा है, और इसके साथ एक जो मिनिमम टैक्स रेवेन्यू जीएसटी के 5 साल तक प्रति वर्ष राज्यों को देने का वादा केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी व्यवस्था में किया गया था वह भी नहीं पूरा किया गया है। तो इस चीज़ को इस आर्टिकल में हाईलाइट करके बताया गया है कि किस प्रकार से केंद्र पर निर्भरता राज्यों की वित्तीय तौर पर बढ़ी है। अब राज्यों के समक्ष दूसरा क्या विकल्प बचता है, वह और कैसे फंड रेज कर सकते हैं वर्तमान समय में महामारी के संकट का सामना करने के लिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री से उन्हें उन्हें टैक्स मिलता है। शराब की बिक्री, लॉटरी टिकट, बिजली बिल कलेक्शन, भूमि और वाहनों का पंजीकरण। तो इन साधनों से अभी वर्तमान में राज्य सरकारों के पास विकल्प है कि वह टैक्स को या अपने फंड को और ज़्यादा रेज कर सकते हैं। परंतु हम जैसा देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, जहां पर कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिमांड कम है, अल्कोहल की बिक्री पर भी बहुत राज्यों में प्रतिबंध है और बिजली की खपत कम है, भूमि और वाहनों का पंजीकरण कम हो रहा है। तो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो है एक मतलब स्लो डाउन का सिचुएशन है, जिसके कारण कि राज्यों के समक्ष फंड रेज करने का यह विकल्प भी ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है। इन वस्तुओं की मांग अभी वर्तमान के लॉकडाउन में कमी है। अगर हम राज्यों के द्वारा बोरोइंग की बात करें कि बाजार से वह ऋण बोरो कर लें, यानी मनी वो बोरो कर लें, तो वैसी परिस्थिति में भी उन्हें केंद्र सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने बोरोइंग लिमिट को, ऋण लेने की सीमा को और बढ़ा सकें, या फिर केंद्र सरकार उनके लिए एक गारंटर के रूप में काम आ सके, जिसके कारण कि इन दोनों चीज़ों के लिए उन्हें केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। तो या तो अगर उन्हें अपनी बोरोइंग लिमिट बढ़ानी हो या उन्हें गारंटर के रूप में केंद्र सरकार की आवश्यकता हो, तो दोनों परिस्थितियों में भी उन्हें केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। आगे देखें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि केंद्र सरकार अपने वित्तीय दायित्वों की पूर्ति राज्यों के प्रति नहीं कर रही है, और जबकि यह बहुत ही क्रिटिकल समय है, बहुत ही नाजुक समय है, जहां पर कि राज्यों के ऊपर अधिक बर्डन इस महामारी को से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचा बनाने को लेकर हो, या फिर जो प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं उनके कल्याण को लेकर हो, या अपने राज्य के निवासियों के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूर्ण करना हो। तो इस सारे रूप से हर प्रकार से राज्य सरकारों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन अभी के टाइम पे है, और उनके पास समानांतर वित्त की व्यवस्था नहीं है, जिससे कारण आर्टिकल में बताया गया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद अपनी मूल भावना के साथ फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से एक देश एक करके, एक राष्ट्र एक कर के रूप में जो जीएसटी का आइडिया था, उसमें वर्तमान के समय में समस्या दिख रही है कि इसको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, या तो इसके डिजाइन को पुनर्विचार किया जाए जिसमें कि राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता कम हो, या फिर क्या जीएसटी को फिर से रीलुक करने की आवश्यकता है। तो लेख में इन दोनों बिंदुओं के ऊपर फोकस डालने का प्रयास किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि लोकतांत्रिक रूप से चयनित राज्य सरकारों के लिए उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि बिना वित्तीय शक्ति के वह शासन करें। यानी एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए अगर शासन करने की बात हो तो उनके पास पर्याप्त वित्तीय शक्तियां होनी चाहिए। तो यह जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत सुधार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि कैसे संकट के समय में जीएसटी व्यवस्था के समस्याओं के कारण, उसके ड्रॉबैक्स के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है, और केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता बढ़ी है। तो यह आर्टिकल आपके सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा हुआ है, फिस्कल फेडरलिज्म, वित्तीय संघवाद से, जिसका कि संबंध सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से है। पेपर 2 में सेंटर स्टेट रिलेशन में आप इसकी चर्चा कर सकते हैं कि जीएसटी रेजिम के आने के बाद किस प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में नुकसान होता दिखता है। हालांकि जीएसटी रेजिम के फायदे भी हैं, लेकिन जहां पर आलोचनात्मक बिंदुओं को शामिल करने की बात हो तो इन बिंदुओं को आप शामिल कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आपसे अगर अलग से ही प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसमें भी एक इकोनॉमिक डायमेंशन में, एक आर्थिक आयाम के तौर पर
आप इस बिंदु की चर्चा कर सकते हैं, खासकर पैंडेमिक टाइम के सिचुएशन को का उल्लेख करते हुए। पेपर 3 की अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है, राज्यों के फाइनेंशियल कंडीशन के संदर्भ में अगर पूछा जाए, प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो आप इन सारे विकल्पों की चर्चा कर सकते हैं कि राज्य के पास किस प्रकार से सीमित विकल्प होते हैं फंड रेज करने के। जीएसटी के बाद यह संकट और ज़्यादा बढ़ गया है, तो राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रश्न में भी आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 के एक महत्वपूर्ण आर्टिकल से, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से रिलेटेड है। यह मुख्यतः आपको समुद्री पर्यावरण के ऊपर फोकस्ड आर्टिकल है। इसका किस प्रकार से महत्व है, आइए इसको देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए समुद्र की भूमिका रही है। एक तो यह भोजन के आपूर्तिकर्ता के रूप में, आजीविका और लोगों को एक पहचान भी देता है, खासकर जो कोस्टल कम्युनिटीज होती हैं, तटवर्ती समुदाय जो होते हैं, उनके लिए एक पहचान की भी भावना देता है। साथ ही आजीविका और भोजन की भी आपूर्ति समुद्र के माध्यम से, महासागर के माध्यम से होती है। परंतु अभी देखा जा रहा है कि समुद्री पर्यावरण, मैरीन इन्वायरमेंट पर बढ़ते दबाव के कारण जो है, ऐसे समुदायों और राष्ट्रों की प्रगति और लोगों के जीवन के ऊपर संकट आ गया है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन की बात हो या फिर अधारणीय प्रबंधन की बात हो, दोनों के माध्यम से पारिस्थितिकी का क्षय हुआ है और जैव विविधता में भी कमी आई है। ओवर फिशिंग का तात्पर्य होता है अधिक मात्रा में मछलियों को समुद्र से मछली मारना, मछली का मतलब कि मछलियों को किल करना, ओवर फिशिंग, जिसके कारण कि मछलियों का भंडार जो है वह समुद्र में कम हो जाता है और फूड सिस्टम, जो खाद्य प्रणाली है, वो सुभेद हो जाती है, क्योंकि मछलियों के ऊपर समुद्र के भी कई जीव निर्भर करते हैं। अगर ओवर फिशिंग होगी, ज़रूरत से अधिक मछलियों को मारा जाएगा उद्योग करने के लिए, तो उसके कारण भी जो मरीन डाइवर्सिटी है, समुद्री जैव विविधता है, उसको क्षति पहुंचेगी, क्योंकि कई सारे जीव मछलियों के ऊपर आहार के रूप में मछलियों पर निर्भर करते हैं आहार के लिए। इससे मनुष्यों के भी फूड सिस्टम के ऊपर वल्नरेबिलिटी यानी संकट, सुभेदता बढ़ सकती है, क्योंकि ओवर फिशिंग के कारण समुदायों को पर्याप्त रूप से हर समय मछलियों की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से ओवर फिशिंग के कारण जो फूड स्टॉक है समुद्र का, भोजन का जो भंडार है, उसके ऊपर संकट आया है। अगर हम समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें, तो जिसके कारण भी महासागर के कचरा में वृद्धि हुई है, डेब्री में वृद्धि हुई है। इस आर्टिकल में लैक ऑफ डाटा की बात की गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़ों की आवश्यकता महासागरीय प्रबंधन के लिए और समुद्र के प्रबंधन के लिए किस प्रकार आवश्यक है। अगर हम डाटा की उपलब्धता, आंकड़ों की उपलब्धता की बात करें, तो एसडीजी 14 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो है, लाइफ बिलो वाटर, तो इसके 10 में से मात्र 2 टारगेट ही ऐसे हैं जिसके ऊपर की पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो टारगेट गोल 14 जो है वह लाइफ बिलो वाटर यानी कि समुद्र में जीवन के बारे में बात करता है। समुद्र में और दूसरी जो जल राशियां हैं, उनमें जीवन को संरक्षित करने की बात करता है। तो एसडीजी 14 में जो 10 लक्ष्य हैं, उसमें से मात्र 2 लक्ष्य के ऊपर आंकड़े उपलब्ध हैं। आप समझ सकते हैं कि आंकड़े की अनुपलब्धता के कारण उससे संबंधित नीति बनाना या उससे संबंधित निर्णय लेने में कितनी कठिनाई आती है। देशों के बीच में मेथोडोलॉजी को लेकर अंतर है, जिसके कारण कि डेटा अवेलेबिलिटी में, आंकड़े की उपलब्धता में सीमाएं आती हैं। मेथोडोलॉजी का तात्पर्य होता है कार्य पद्धति, यानी कि जो डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी है, डाटा संग्रहण का, वह देशों में, राष्ट्रों के बीच में उसमें अंतर होता है। साथ ही जो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, उसमें भी इंफॉर्मेशन गैप होता है, यानी राष्ट्र के अंदर भी सांख्यिकी व्यवस्था में इंफॉर्मेशन गैप हो सकता है। और ऐसे लिमिटेशन के कारण नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में और मेथोडोलॉजीज में, इनमें सीमाओं के कारण राष्ट्रों के बीच में आपस में इंफॉर्मेशन गैप की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी उनके पास जानकारी का अभाव होता है। आगे इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम आयतन के हिसाब से देखें, तो विश्व भर में प्लास्टिक प्रोडक्शन का लगभग 50% जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादन प्लास्टिक का होता है।
और इसकी खपत इस क्षेत्र में 38% होती है, यानी विश्व भर का जो वैश्विक खपत प्लास्टिक का है उसका 38% एशिया प्रशांत क्षेत्र में खपत होता है। प्लास्टिक की अगर बात करें तो यह महासागरों के लिए डबल बर्डन के रूप में होता है। डबल बर्डन का तात्पर्य यह दोहरे बोझ के रूप में महासागरों के ऊपर प्रभाव डालता है। पहला तो यह कि इनके उत्पादन से ही कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा जो है वो पर्यावरण में उत्सर्जित होती है, जिसे समुद्र के द्वारा सोखा जाता है। तो समुद्र फाइटोप्लैंक्टन और दूसरे जो है मतलब ओशियानिक यानी समुद्री वेजिटेशन के माध्यम से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। एक तो प्लास्टिक के प्रोडक्शन के कारण, उत्पादन के कारण CO2 का उत्सर्जन होता है और महासागर उन्हें सोखते हैं। और दूसरा कि एक फाइनल प्रोडक्ट के भी रूप में प्लास्टिक जब एक अंतिम उत्पाद के रूप में भी महासागर में इंटर करता है इस्तेमाल होने के बाद, तो यह एक पॉल्यूटेंट का प्रदूषक के रूप में महासागर में ये कचरे के रूप में शामिल हो जाता है। तो दोनों तरीके से यह महासागर को प्रदूषित करता है। साथ ही जो पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आई है, इसके कारण मछलियों के भंडार के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। क्लाइमेट चेंज के कारण भी, जैसा भी हम लोगों ने पहले भी बात किया कि जैव विविधता के ऊपर संकट पैदा होता है। महासागरीय जो जल है उसके तापमान में काफ़ी अंतर आता है और उसके तापमान में वेरिएशन आने के कारण जो मछलियों के अपने ब्रीडिंग का पैटर्न है, प्रजनन का जो उनका पैटर्न है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि मछलियों के भंडार में सीधा प्रभाव पड़ता है, कमी आती है। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश है। तो अगर हम मछलियों के भंडार को लेकर एक कंप्लीट डाटा सेट डेवलप करें, आंकड़ा हमारे पास हो, साथ ही अगर हम अवैध रूप से जो मछली मारने की गतिविधियां होती हैं, फिशिंग एक्टिविटी जो है, अगर उसको हम रेगुलेट करें, उसको हम विनियमित करें और साथ ही समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण का कार्य करें, तो इन क्षेत्रों में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, यह इस लेख में बताया गया है, ताकि एक फूड स्टॉक के रूप में, भोजन के भंडार के रूप में महासागर और समुद्र की प्रासंगिकता जो है वह बनी रहे, उससे लाभ अर्थव्यवस्थाओं को और स्थानीय समुदायों को मिलता रहे। तो इसके लिए प्राथमिकता के तौर पर एक फिश के स्टॉक्स को लेकर डाटा आंकड़ों की बात की गई है और इलिसिट फिशिंग एक्टिविटी यानी अवैध जो फिशिंग गतिविधियां हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना है और साथ ही जो समुद्री क्षेत्र हैं उनको संरक्षित करना हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। एशिया के अगर हम अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि शिपिंग इकोनॉमीज हैं, यानी नौवहन के ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित हैं। परंतु अगर हम पैसिफिक के, प्रशांत महासागर के छोटे विकासशील टापू देशों की बात करें तो वहाँ पर संपर्क जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कनेक्टिविटी का अभाव है। इस क्षेत्रीय संपर्क के गैप को, अंतर को दूर करना क्षेत्रीय परिवहन सहयोग प्रयासों के केंद्र में यह बात होनी चाहिए। जो क्षेत्रीय स्तर पे परिवहन में सहयोग को लेकर पहल किए जा रहे हैं एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, तो उसमें यह जो क्षेत्रीय संपर्क में गैप है उसको पूर्ण करना, उसको दूर करना, यह एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही जो कुछ सुझाव इस आर्टिकल में दिए गए हैं कि हमें शिपिंग कम्युनिटी को, यानी कि जो नाविक हैं या जो मछुआरे हैं, शिपिंग कम्युनिटी है, तो उनको भी हमें ग्रीन शिपिंग की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वह नौवहन उद्योग में और नौवहन जो प्रणालियां होती हैं उसमें वह और ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज को, रिन्यूएबल एनर्जी को इसका इस्तेमाल कर सकें और अपने परिचालन में, अपनी गतिविधियों में कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। तो इस प्रकार के ग्रीन शिपिंग को भी हमें शिपिंग कम्युनिटी में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही राष्ट्रों के द्वारा धारणीय नौवहन नीतियों को भी लागू करना अति आवश्यक है। इस प्रकार से इस आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आगे भी दिए गए हैं कि हमें ट्रांसबाउंड्री ओशन मैनेजमेंट, यानी कि ट्रांसबाउंड्री महासागरीय प्रबंधन और जो महासागर संबंधित आंकड़े हैं इनमें क्लोज कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना होगा, इसमें निकट सहयोग स्थापित करना होगा एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच में। इसके साथ ही राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत बनाते हुए एक सुव्यवस्थित ओशियन स्टैटिस्टिक्स यानी महासागरीय सांख्यिकी व्यवस्था को विकसित करना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल करते हुए हमें जो प्रवृत्तियां हैं, फूड स्टॉक्स की हो या फिर बायोडाइवर्सिटी की हो, भोजन के भंडार को लेकर हो, मछलियों की स्थिति को लेकर या फिर
जैव विविधता को लेकर हो, तो वैसे ट्रेड्स को, वैसी प्रवृत्तियों की निगरानी करने में हमें सहायता मिलेगी और साथ ही टाइमली वैसे प्रॉब्लम्स को लेकर, वैसी समस्याओं को लेकर हमें उपाय करने का भी मौका मिल पाएगा। अगर हम यूएन स्केप की बात करें, स्केप जो है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, तो यह एक यूएन का संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। इसने एक ओशियन अकाउंट्स पार्टनरशिप लॉन्च किया है। ओशियन अकाउंट्स पार्टनरशिप जो है, यह ओशियन डाटा पर, महासागरीय आंकड़े पर राष्ट्रों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, हार्मोनाइज करता है, और साथ ही नियमित वार्ता बातचीत को के लिए भी यह एक स्पेस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, एक मंच प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। सुझाव के रूप में अगर आगे हम बात करें, तो हमें राष्ट्रों को पूर्ण रूप से और सभी ओशियन कस्टडियंस को, यानी जो भी इसमें हितधारक हैं, उन्हें वैश्विक संधियों को परिणामों के रूप में परिवर्तित करने के योग्य बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें हर प्रकार से उन्हें इक्विप करना पड़ेगा, साधन युक्त बनाना पड़ेगा। तो वैसे हम उन राष्ट्रों को साधन युक्त कैसे बना सकते हैं? तो इस प्रकार के सुझावों को हम अगर पालन करें, तो हम राष्ट्रों को और जो दूसरे हितधारक हैं महासागरीय अर्थव्यवस्था में और महासागरीय पर्यावरण में, मरीन एनवायरनमेंट में, उन्हें इस प्रकार से हम सहयोग कर, आपसी क्लोज कोऑपरेशन स्टैब्लिश कर साधन युक्त बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ, तो आईएमओ की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ओशियानिक इन्वायरमेंट को लेके, यानी कि समुद्री पर्यावरण को लेके, या फिर जो इसके अपने नियम हैं, तो इन्हें भी सदस्य देशों के बीच में क्रियान्वित करने के लिए यूएनएसकेप कार्य कर रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी रोल जो है, आप ऐसे समुद्री पर्यावरण को पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए कितना आवश्यक है, आप इससे समझ सकते हैं, और उनके द्वारा क्या क्या कार्य और गतिविधियां की जा रही हैं राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग के लिए, आप यह भी वहां से समझ सकते हैं। एक निष्कर्ष के रूप में यह बताया गया है कि इस महासागर को प्लास्टिक फ्री, यानी कि प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के लिए हमें वैसी नीतियों पर निर्भर करना पड़ेगा जो कि एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के अप्रोच को अपनाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का अप्रोच होता है जिसमें कि आप एंड प्रोडक्ट को फिर से रिसाइकल कर उपयोग करते हैं, यानी कि किसी वस्तु के लाइफ साइकिल के अंत में, उसके जीवन चक्र के अंत में उस वस्तु को फेंकते या वेस्ट नहीं करते, फिर से उसे अर्थव्यवस्था में रिसाइकल करने के बाद शामिल करते हैं। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था के अप्रोच को पालन करते हुए, प्रमोट करते हुए वैसी नीतियां बनानी पड़ेंगी। इसी से महासागर जो है प्लास्टिक कचरे से मुक्त हो पाएगा। तो यह आपके कई जीएस पेपर से यह जुड़ा हुआ है। यह पेपर 2 से भी जुड़ा हुआ है, पेपर 3 से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम सामान्य अध्ययन पेपर 2 की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो ग्लोबल कॉमन्स है, ग्लोबल कॉमन्स मतलब जो वैश्विक महत्व के संसाधन हैं जैसे महासागर, तो उनके प्रबंधन के लिए राष्ट्रों के बीच में, क्षेत्रीय देशों के बीच में कोऑपरेशन, निकट सहयोग और आपसी आंकड़ा साझा करना कितना महत्वपूर्ण है, तो आप इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। और इस प्रकार से